सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो पिछले 2-3 दिन आपकी क्लासेस आ नहीं पाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा मेडिकल इशू है, तो उसकी वजह से मैं स्टेशन पर था नहीं। ठीक है, तो आज से आपकी कक्षाएं पुनः शुरू हो चुके हैं। जो करंट अफेयर्स बीच का बचा हुआ है, जो 5-6 दिन का छूटा हुआ है, वो कल मैं सारा आपको एक क्लास के माध्यम से पूरे 6-7 दिन का उपलब्ध मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, बाकी आज से आपकी कक्षाएं निरंतर चालू हो जाएंगे। देखो, सुबह हम जो हमारी क्लास आ रही है 11 बजे, इसमें हम प्रतिदिन, अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, तो बीच बीच में ज्योग्राफी क्लासेस भी मैं देते रहूंगा। एक बच्चे का कमेंट मैं देख रहा था कल, एक बच्चे का, कि सर ज्योग्राफी क्लासेस नहीं है अभी। देखो, अभी तक मैंने जो ज्योग्राफी की क्लासेज हैं अभी तक दी नहीं है। ठीक है, तो अब शुरू करूंगा, इसी बैच में शुरू करूंगा, टारगेट बैच में। कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं आएगी उसके लिए। जो भी आबकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को, हर कोई मैटर, देखो मार्च शुरू में तो आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मार्च शुरू में क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं, है ना, फरवरी 27 फरवरी से शायद बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो 15-16 मार्च तक आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो 24 मार्च जो संडे है वहां पर होली है, तो मार्च लास्ट यानी कि 31 मार्च के आसपास आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मार्च में भी पेपर न हो, लेकिन मान के चलिए कि मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2-3 दिन आपकी क्लासेस डिस्टर्ब रही थी। ठीक है, मैं कम्युनिटी भी मैं उसमें कर नहीं पाया था। कई सारे बच्चों को लग रहा होगा, हो सकता है कि मैं क्लासेस नहीं दूंगा। क्लासेस आएंगी, ठीक है, तो क्लासेस ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। तो बीच में थोड़ा मेडिकल इशू होने की वजह से लगातार पहले भी डिस्टर्ब हो रही थी, तो अभी भी 2-3 दिन यहाँ पर क्लासेस डिस्टर्ब आपकी रही थी। ठीक है, बाकी देखो प्रैक्टिस सेट इत्यादि जो भी है उसके बारे में एक पृथक से मैं आपको एक क्लास दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब 26 को प्रैक्टिस सेट तो आ नहीं पाएगा, अभी तैयार ही नहीं हुआ। 24 तारीख हो चुकी है, तो उसको तैयार करना भी पड़ता है। ठीक है, 3-4 दिन पूरा प्रश्न बनाने में लगते हैं, टाइप करना है तो पढ़ना है, उसके बाद 2-3 बार उसको देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, फिर भी गलतियां रह जाती हैं। तो वो क्लास भी, प्रैक्टिस सेट भी अभी आ नहीं पाएगा, तो शायद 31 जनवरी को आप लोगों का प्रैक्टिस सेट करवा सकता हूँ। ठीक है, साथ ही जो पिछले साल का करंट अफेयर्स है, कई सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज भी किया था टेलीग्राम पर, सर 2023 का करंट अफेयर्स करवा दीजिए। तो एक नेशनल और एक स्टेट, दोनों करंट अफेयर्स आपको मैं एक एक क्लास में, ठीक है, जैसे नेशनल है तो टॉप 300 प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, साथ ही जो स्टेट का है तो वो लगभग कंप्लीट सारा एमसीक्यूज में। ठीक है, बाकी समझा भी दूंगा सारे तथ्य उसके साथ साथ, क्योंकि रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, तो वो क्लास भी मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो हमारे जो पॉलिटी चल रहा है, हाँ एक बच्चे का उसमें कमेंट आ रखा था, सर पंजीकरण और जो देशीकरण मैंने बताया था कि दोनों एक ही है, दोनों एक ही नहीं है। पंजीकरण क्या होता है, पंजीकरण किस परिस्थिति में होता है, ऐसा व्यक्ति, है ना, शायद मैंने समझाने में भूल गया हूं, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, या फिर उसके माता पिता भारतीय मूल के हैं, या फिर माता पिता में से कोई एक भारतीय मूल का है ना, ऐसा व्यक्ति जो या तो भारतीय, स्वयं भारतीय मूल का है, या फिर उसके माता पिता भारतीय मूल के थे। ठीक है, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय मूल का था, यदि वो 7 वर्ष तक भारत में रह रहा है। ठीक है, यदि वो 7 वर्ष तक भारत में रह रहा है, तो वो पंजीकरण के जरिए आवेदन नागरिकता प्राप्त कर सकता है, पंजीकरण के जरिए आवेदन करके। ठीक है, या फिर ऐसे देशों से हो, जैसे पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, या फिर बांग्लादेश से हो, म्यांमार से हो, जो कभी अखंड भारत का हिस्सा थे, ऐसे देशों का हो। ठीक है, क्योंकि वो भी है तो भारतीय मूल का ही ना, भले ही भारत बाद में विभाजित हो गया, लेकिन यदि वो अखंड भारत का है, तब भी वो 7 साल यदि भारत में रह रहा है तो आवेदन नागरिकता के लिए कर सकता है। ठीक है, उसमें ये था। बाकी जो देशीकरण था, देशीकरण में ऐसा व्यक्ति जो 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो, ठीक है, और यहाँ की कुछ भाषाएं इत्यादि वह जानता हो, है ना, यहाँ की किसी एक भाषा से वो परिचित हो, विज्ञान एवं कला में निपुण हो, तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये कमेंट एक बच्चे ने किया था। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप लोग देखो, किसी को कोई डाउट होता है ना, आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। हर किसी को मैं कमेंट के आपको मैं क्लास के माध्यम से वो सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 10 साल होगा वो, 12 साल नहीं होगा। ठीक है, 12 साल की जगह 10 साल हो चुका पहले ही, तो 10 साल वो होगा। तो देशीकरण के जरिए देखो 10 साल, और पंजीकरण के जरिए 7 साल। ये आप लोग अब समझ गए होंगे। साथ ही और कोई ऐसा कमेंट आया नहीं था। कई सारे बच्चों का यही कमेंट था, सर क्लास नहीं आ रही है, तो क्लास आज से आपकी शुरू हो चुकी है। ठीक है, और साथ ही देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर ये पोस्ट कब आएगी, ये कब होगा, वो कब होगा। तो ये चीजें आप लोग न करें। ठीक है, क्योंकि मैं आयोग या फिर
इनके साथ मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं जुड़ा हुआ हूँ या फिर आयोग के अध्यक्ष से मेरी बातें होती हैं कि भाई कब निकाल रहे हो पोस्ट, ये सब चीजें मैं नहीं करता। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो आप लोगों को बताते हैं इस बारे में, ठीक है, तो आप लोग वहां जाइए, देखिए उनको, ये उनसे पता कीजिए, ठीक है। तो मैं इन चीजों में ज्यादा नहीं रहता हूँ, तो मुझसे ये चीजें न पूछें, ठीक है। ये पोस्ट कब आ रही, कई सारे बच्चे फोन करके तक पूछते हैं। भाई इस चीज के लिए यदि आप फोन करते हैं तो न करें। आपको फोन करना होता है तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप पूछना चाहते हैं कि आपसे पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सर पुलिस की भर्ती कब आएगी या फिर क्लर्क की भर्ती कब आएगी, तो ये सब चीजों के लिए फोन न करें, ठीक है। साथ ही कई सारे बच्चे स्टेनो वाले हैं, उनका फोन आया था कि सर आउटलाइंस वगैरह चाहिए, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, वहां से, वहां पर भी शायद मैं आज या कल से क्लासेस शुरू करूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं उनको। साथ ही टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग सीखना कैसे है इस बारे में वीडियो बनाने के लिए भी बोला था, तो वो मैं इस रविवार को आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व ये हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं हम, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। देखो शब्द क्या है, नीति। नीति क्या होता है, नीति क्या होता है, योजना। नीति क्या होता है, किसी चीज के लिए योजना तैयार करना, प्लान तैयार करना, ठीक है। नीति, नीति ऐसा नहीं लग रहा जैसे नीति मतलब कुछ सोच विचार करके, जैसे नीति आयोग है ना, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि सोच रहा है ना वो चीजें कि भारत में कैसे विकास होगा, क्या होगा, किस व्यक्ति को किस, मतलब कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, ये सब चीज, ये सब काम कौन कर रहा है, नीति आयोग। तो ये नीति का अर्थ क्या हो गया, कुछ सोचना, प्लान करना। राज्य सरकार प्लान करेगी, ठीक है, और उन प्लान करने के लिए उसको निर्देश देता है कौन, संविधान, ठीक है। कौन देता है, संविधान। तो राज्य के नीति निदेशक मतलब राज्य को ऐसी कुछ योजनाएं बनानी हैं, इसके लिए कौन उसको निर्देश देता है, संविधान निर्देश उसको देता है, ठीक है। किस भाग में देता है, भाग 4 में। ये कौन सा भाग हो जाएगा, देखो भाग हो जाएगा 4। यदि अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक, यानी कि 36 से लेकर 51 जो आर्टिकल है, इन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, ठीक है। देखो हमने मूल अधिकार पढ़ा था, मूल अधिकार किसी व्यक्ति के संदर्भ में थे, न कि राज्य के संदर्भ में। मीन्स मूल अधिकारों का यदि हनन होगा तो किसी एक व्यक्ति का होगा ना, किसी एक संस्था का होगा, या फिर बहुत सारे व्यक्तियों का भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सामूहिक तौर पर भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है ना। लेकिन वो क्या है, व्यक्तियों के हित के संदर्भ में, है ना। वो क्या है, व्यक्तियों का डायरेक्ट, हम क्या कहेंगे उसको, प्रत्यक्ष हित हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति का यदि होता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो उसके ठीक विपरीत है। लगेगा आपको कि एक दूसरे के पूरक है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरक नहीं है ना। देखो नीति निर्देशक तत्व क्या है, सरकार, सरकार करेगी। वहां पर क्या, सरकार यदि गलत कर रही है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो व्यक्ति हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है ना। सरकार वहां पर हनन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है। ये क्या करेगी, सरकार प्रयास करेगी कि किसी व्यक्ति को क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, कहां पर उसको निशुल्क शिक्षा चाहिए, कहां पर उसको निशुल्क न्याय चाहिए, ठीक है, कहां पर किसी व्यक्ति को काम की कैसी सुविधा चाहिए, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है, या फिर पंचायतों का गठन क्यों करना है, क्या इनका उद्देश्य है, ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए राज्य क्या प्रयास करेगा, राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे करेगा। ये सब चीजें किसमें दी गई हैं, डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। इसी चीज को हमने देखना है कि राज्य, अब तक हमने देखा था राज्य यदि विरोध करता है, राज्य यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आपके पास अनुच्छेद 32 था उसके उपचार के लिए, ठीक है, उसके उपचार के लिए अनुच्छेद 32 आपके पास था। साथ ही जो अधिकार थे वो हमारे लिए प्रत्यक्ष थे, हमारे लिए नैसर्गिक, जन्म से हमें वो अधिकार मिल गए। कोई अधिकार ऐसा था उनमें कि आपको 18 साल बाद स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, 18 साल बाद आपको सांस लेने का अधिकार होगा, ऐसा तो कोई हमने पढ़ा नहीं था ना। मतलब वो सारे क्या थे, नैसर्गिक थे। जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म हुआ भारत में, ठीक है, तो भारतीय नागरिक को वो अधिकार प्राप्त हो गई। या फिर कोई अन्य विदेशी नागरिक है, जैसे ही वो विदेश से भारत में कदम रखता है कि कुछ अधिकार उसको भी प्राप्त हो गए उसमें,
लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है ठीक उसके विपरीत है, नैसर्गिक नहीं है। ठीक है, नैसर्गिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मौलिक कर्तव्य, सॉरी, जो हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य नहीं, डीपीएसपी, ठीक है, ये नैसर्गिक नहीं है। इसको आप डायरेक्टली मांग नहीं सकते। ठीक है, ये मतलब मौलिक अधिकार की तरह ऐसा नहीं है कि आपके अधिकार हैं। ये राज्य सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ संविधान में कुछ उसके लिए आदेश राज्य सरकार को दिया गया है कि वो ऐसा कर सकती है। देखो, सबसे पहले चीज हम इसमें समझेंगे कि डीपीएसपी संविधान में शामिल क्यों किए गई, इनकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इनको संविधान में डाला गया। मौलिक अधिकार ही बना देते, है ना। इनको संविधान में रखने के पीछे वजह क्या थी? सबसे पहली वजह थी, तत्कालीन जो भारत था उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आर्थिक समस्या, यानी कि धन की समस्या थी ना, धन की समस्या थी भारत में। और इस तरह की चीजें, अब फ्री का राशन कहिए आप, या फिर कई सारी ऐसी फ्री की योजनाएं कहिए आप, तुरंत ही अभी भारत स्वतंत्र हुआ ही है, और यदि लोगों को बांटने लग जाएंगे जितना सरकार के पास पूंजी है, तो फिर सरकार आगे कैसे उठेगी, कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएगी, ठीक है, कैसे यहाँ पर उद्योगों का विकास होगा? मतलब कुछ भी नहीं था ना भारत में, अपना क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था। यदि ये सब फ्री की योजनाएं लागू कर देती भारत तभी, या फिर व्यक्तियों को इनका अधिकार दे देती, तो भारत के पास तो कुछ भी नहीं रहता, है ना। तो जो ये प्रावधान है, ये किया ही इसीलिए गया कि जब राज्य सक्षम हो जाएगा तब इन चीजों को लागू करेगा, जब तक सक्षम नहीं है तब तक इन चीजों को लागू न करे। ठीक है, तो जैसे जैसे आय बढ़ती रही, आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि कई सारी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की, तो वो जो योजनाएं शुरू की गई हैं वही डीपीएसपी है, वही डीपीएसपी के अंतर्गत निर्देश दिया गया है। आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, समान नागरिक संहिता, या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा। ये सब कौन कर रहा है? राज्य। राज्य सरकार की आप कई सारी योजनाएं देखते हैं, वो सब क्यों कर रहा है राज्य? आप कोई भी योजना देखते हैं, आप महिलाओं के लिए योजना देखते हैं, आप SC ST OBC या फिर ऐसे जो वर्ग हैं जो पीछे रह गए हैं उनके लिए कोई योजनाएं देखते हैं, उनके लिए कुछ राज्य विशेष प्रावधान करता है। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत कर रहा है? समान नागरिक संहिता अभी चल रही है, ठीक है, जिसके बारे में मतलब कमेटी गठित की गई है, वो किसके अंतर्गत हो रही है? या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करा राज्य लोगों को, ठीक है, स्वच्छता अभियान इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत है? राज्य जब मर्जी तब कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा कर रहा है। जब उसको लगता है कि वो सक्षम है तो कोई योजना लेकर आता है, जब उसको लगता है वो सक्षम है तो कुछ ऐसी चीजें करता है ना राज्य। निःशुल्क न्याय सबको उपलब्ध करा रहा है, विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करके। विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में है, प्रत्येक राज्य का अपना है, राज्य के अंडर जिले में, और सबसे ऊपर राष्ट्रीय लेवल पर भी है, ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक राज्य में, उसके पश्चात फिर नीचे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके जरिए लोगों को निःशुल्क न्याय मिल रहा है। पैसा कौन दे रहा है उसको? वकील केस लड़ेगा तो पैसा कहां से जा रहा है? सरकार से जा रहा है ना। तो ये सब व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? सरकार। ठीक है, जब सरकार जैसे जैसे सामर्थ्य होती है, जैसे जैसे सामर्थ्यवान होती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से सरकार लोगों को, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, ठीक है, या फिर विधवा पेंशन है, सरकार सक्षम है तो उन्हें उपलब्ध करा रही है। यदि सक्षम नहीं होती तो क्या सबको पैसा बांटते फिरते? नहीं फिरते ना। जब सक्षम हो रही है धीरे धीरे, तो इसीलिए देखो, अब आप लोग एक चीज समझ रहे होंगे कि ये सरकार पर थोपे नहीं गए हैं। ये क्या है? सरकार पर थोपे नहीं गए हैं। मतलब जब सरकार को लगता है कि वो सक्षम है तो वो इनको लागू करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ठीक है, जैसे जैसे सक्षम होती है नई नई चीजें सरकार लाती रहती है, यही है डीपीएसपी। अब थोपे नहीं गए हैं तो देखो, जो मूल अधिकार थे वो लगभग क्या थे? थोपे गए थे, क्योंकि उसके लिए आपके पास उपचार के लिए अनुच्छेद 32 था या अनुच्छेद 226 है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यदि राज्य सरकार इनके संबंध में, मूल अधिकारों के जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, इनके संबंध में यदि कुछ ऐसा करती है, ठीक है, मतलब इनको लागू नहीं करती है या फिर इनमें से किसी भी कोई प्रावधान को लागू नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे या हाई कोर्ट चले जाएंगे, तो उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। मतलब ये राज्य सरकार पर थोपे नहीं गए हैं कि आप इनको लागू करिए ही करिए, है ना।
जब राज्य को लगेगा कि वो सामर्थ्य है, वो समर्थ है इन चीजों को करने में, तो वो किन्हीं न किन्हीं रूप में कोई योजना शुरू करके, ठीक है, कुछ भी शुरू करके वो इनको लागू करता है। तो यही नीति निदेशक तत्व है कि इनकी पहली विशेषता तो यही है, देखो, ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, मतलब इनके लिए आप कहीं कोर्ट नहीं जा सकते। इनकी विशेषताओं में देखो क्या है, ये गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित, ठीक है, गैर न्यायोचित है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है इनकी जो विशेषता है, इनके देखो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व है इनका। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व है इनका। अब यही चीजें हमने वहां देखा था ना, देखो महत्व के हैं। हमने, आपका कोई आर्थिक अधिकार था नहीं था, सामाजिक अधिकार था नहीं था, राजनीतिक अधिकार था नहीं था। तो इन चीजों को उपलब्ध कराने के लिए ही, जो चीजें मूल अधिकारों में रह गई हैं, उन चीजों को उपलब्ध कराने के लिए क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन आर्थिक अधिकार कोई भी नहीं था, ठीक है। तो इनका उद्देश्य और क्या, देखो, लोक कल्याणकारी राज्य। इनकी तीसरी विशेषता क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी मतलब जन कल्याण, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से लोगों का कल्याण हो, जन, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, जो पिछड़ा है या फिर मतलब जिसको जिस तरह की आवश्यकता है उसको उस तरह से इसमें जो सुविधाएं वो मुहैया कराई जाएं। तो इस तरह से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसमें आता है, जो हमारा डीपीएस पे, ठीक है। साथ ही देखो गैर न्यायोचित प्रकृति के, ये मैं आपको बता चुका हूं, इनका हनन करने पर न्यायालय आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। साथ ही देखो, यदि इसमें ऐसा भी है ना, यदि माना कोई सरकार योजना लाई, लेकिन उसके जरिए, माना सरकार ने कोई ऐसा प्लान तैयार किया, ऐसी कोई नीति लागू कर दी जिसके जरिए किसी विशेष वर्ग के समानता के अधिकार का यदि उल्लंघन हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट इनको देखेगा, इस पर विचार करेगा, क्योंकि मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यदि इनमें टकराव होता है, आपसी टकराव, ये आपसी टकराव हो गया ना, राज्य सरकार ने कोई योजना लागू की लेकिन किसी वंचित वर्ग को उसका लाभ नहीं मिला, वो सुप्रीम कोर्ट गया, ठीक है, जबकि उसको मिलना चाहिए था, यदि वहां पर मूल अधिकार के तहत उसको मिलना चाहिए था और नहीं मिला, तब इनमें टकराव की स्थिति बनती है। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इनकी मतलब उस पर्टिकुलर मामले की जांच करेगा, ठीक है। यदि इनमें टकराव होता है तो एक सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ बेच चंपाकम द्वैराजम मामला है 1951 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, यदि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है, तो वहां पर जो मूल अधिकार है वो ज्यादा प्रभावी माने जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी केस लॉ है, मैंने आपको बताया था कई सारे केस लॉ हैं, उनमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो सब मैं आपको एक क्लास में लिखा दूंगा, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले। हालांकि देखो, आबकारी इंटर लेवल का एग्जाम है, यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी नहीं, बेसिक ही आपसे पूछा जाएगा। टोटल 30 नंबर का जीएस आना है, उसमें भी कंप्यूटर इत्यादि अन्य चीजें भी आनी है, तो इतना डीप जाएगा नहीं, ठीक है। यदि जाएगा भी तब भी आपकी जो आगे एग्जाम है उनके लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं, देखो सारे अनुच्छेद एक बार इसको देखते हैं। ये तो आप समझ गए कि जो नीति निदेशक तत्व है क्या है, हकीकत में मतलब वास्तविक रूप से हैं क्या, इन सिद्धांतों को क्यों इन्हें बनाया गया है, क्यों इन्हें रखा गया। देखो लिखा भी है इसमें, गैर न्यायोचित एवं विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखो सबसे पहले इसका कारण यही था, देश के पास लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, ठीक है। और दूसरा क्या था, व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन, क्योंकि कई सारे वर्ग पिछड़े थे और बहुत सारी विविधताएं यहाँ पर थी, कई सारे धर्म के लोग, समुदाय यहाँ पर निवास कर रहे थे, ठीक है। और तीसरा देखो, स्वतंत्र भारत में को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना था, है ना। अब अगर तब फ्री में राशन बांटने लग जाते तो वो राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं एक वित्तीय बोझ होता, जिसे सरकार वहन नहीं कर सकते, जिसे राज्य वहन नहीं कर सकता, भले राज्य हो भले केंद्र हो, ठीक है। उस इसके लिए
धीरे धीरे ये लागू किए जाएं, यही प्रावधान किया गया। तो जब जब सरकार समर्थ होती रही इन्हें लागू करती रही। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है, वही चीजें यहाँ पर दे भी रखी हैं। अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेदों की, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आगे देखते हैं। भाग हो जाएगा ये 4, ठीक है, 36 से 51 अनुच्छेद हो जाएगा। लिए कहां से गए हैं? देखो, आयरलैंड के संविधान से। ये बार बार प्रश्न आता है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आप लोग मेरी पॉलिटी की पुरानी क्लासेस देख सकते हैं जो मैंने बोर्ड के माध्यम से करा रखी, वहां पर ये सारी चीजें ली गई है, दे रखी मैंने, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए, और वहां के संविधान में कहां से लिए गए थे? स्पेन से लिए गए थे, जो कि 1937 में वहां का संविधान बना था, ठीक है। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो भारतीय संविधान में कई सारी चीजें अन्य अन्य देशों से ली गई हैं, जैसे मूल अधिकार हमने देखा, ठीक है, नागरिकता हमने देखी ब्रिटेन से ली गई है, मूल अधिकार हमने देखा अमेरिका से लिए गए हैं, ये नीति निषेध तत्व कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। ऐसे हम आगे चर्चा और करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अनुच्छेद 36 क्या बोलता है? आर्टिकल 36 क्या बोलता है? राज्य, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में थी, ठीक है। अनुच्छेद 12 में हमने देखा था ना कि राज्य क्या है, कौन है राज्य, वही राज्य यहाँ पर भी लागू होता है जो वहां पर था, तो उसको दोबारा समझाने की आवश्यकता है नहीं। अनुच्छेद 37 क्या बोलता है? 37 गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। गैर न्यायोचित प्रकृति शब्द बड़ा भारी है, समझाता हूं, ठीक है। गैर न्यायोचित प्रकृति मतलब क्या है? ये वाद योग्य नहीं है। अब वाद भी थोड़ा भारी लग रहा होगा, मतलब ऐसे हैं कि यदि सरकार न करे इनको लागू तो आप केस नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी भाषा में आप समझिए कि यदि सरकार इनको लागू नहीं करती है, यदि सरकार इनमें से किसी प्रावधान में आपके लिए कोई प्रावधान नहीं करते, तो आप उसके लिए केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, मतलब इनके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते इनके हनन पर। ये सरकार को शक्ति दी गई है कि भाई आप ऐसा करिए, ठीक है, कभी ना कभी आप ऐसा करिए, ये उसको शक्ति दी गई है। ये आपके मौलिक अधिकार की शक्ति नहीं है कि यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि देखो ये सरकार के लिए मौलिक अधिकार किसके लिए था? सरकार से पीड़ित व्यक्ति के लिए था, है ना। यदि मतलब वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार है, लेकिन यदि किसी न किसी रूप में वो राज्य से पीड़ित रहता है, जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं उससे पीड़ित रहता है, तब वो क्या कर सकता था? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन मौलिक जो ये है हमारे डीपीएसपी हैं, ठीक है, डीपीएसपी क्या है? सरकार को ही निर्देश है कि आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समाज के वर्गों के लिए या फिर कुछ वर्ग के लिए क्या क्या प्रावधान करिए, ऐसा करिए, जो सारी चीजें करना है वो सब यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, मतलब जन कल्याण, प्रत्येक व्यक्ति का उसमें कल्याण हो, एक ऐसे राज्य की स्थापना का प्रयास करेगा, है ना। जरूरी नहीं कि स्थापना करेगा, लेकिन प्रयास करेगा उसके लिए, और राज्य सरकार प्रयास करती है उसके लिए, ठीक है, प्रयास उसके लिए करती है। अगला देखो अनुच्छेद 39 क्या बोलता है? कुछ 39 राज्य क्या क्या करेगा? इसमें कुछ विशेष प्रावधान, अलग अलग प्रावधान इसमें दिए गए हैं। देखो 3-4 है, मैं आपको सारे लिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो, सभी व्यक्तियों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। सभी व्यक्तियों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, उपलब्ध कराएगा, लिख लीजिएगा पूरा। सभी व्यक्तियों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। अब हमने पढ़ा था ना कि मौलिक अधिकार में कि नौकरी करना, नौकरी लेना, नौकरी मांग करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन उसके लिए राज्य प्रयास जरूर कर रहा है ना। आ गया ना वही चीज, है तो एक दूसरे के संपूरक है, क्या एक दूसरे के संपूरक है ना। वही हम पढ़ रहे थे वहां पर कि सभी व्यक्तियों को जीविका के पर्याप्त साधन यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयास ऐसा करेगा राज्य,
ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर किसी को कराएगा। इस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे ना कि हमें नौकरी नहीं दी राज्य ने, हम भाई ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, 25 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास तो करते ना। स्किल इंडिया प्रोग्राम सरकार लाई, कौशल विकास योजना लाई सरकार, ठीक है। अभी जैसे स्वनिधि योजना, कई सारी योजनाएं सरकार ला रही है, जैसे केंद्र सरकार की अभी विश्वकर्मा योजना आई है, वो सब की चीजें किसके तहत हो रही हैं? अनुच्छेद 39 के तहत तो हो रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत है? ये 39 का ही तो परिणाम है ना। राज्य सरकार ये तो प्रयास करे ना, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीजें किसके अंतर्गत हो रही हैं? ताकि सभी व्यक्तियों को कौशल परख बनाया जाए और वो स्वयं से आजीविका अर्जित कर सके। ये आप समझ गए हैं। अब ऐसा थोड़ा ना कि राज्य हर किसी को नौकरी दे देगा। भाई नौकरियां, मैं आपको बोलता हूँ, नौकरियां तो सीमित ही होती हैं। सरकारी नौकरी हो तो वो तो सीमित ही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई राज्य में पॉपुलेशन, माना उत्तराखंड को ही ले लो, पॉपुलेशन कितनी यहाँ पर की? लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हो गई होगी। अभी जो नए आंकड़े आएंगे वहां पर लगभग इतनी हो जाएगी। और प्रत्येक विभाग में पद आवश्यकता के अनुरूप ही सृजित हो रहे होंगे, सृजित होंगे पहले से, या फिर कुछ नया ढांचा भी बनेगा तो आवश्यकता के अनुसार ही बनेगा ना। कोई भी विभाग है, मान लो पुलिस का विभाग ही है, कितने होंगे? 15-20 हजार टोटल पुलिस कर्मी, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा थोड़ा ना कि राज्य, माना युवा बढ़ गए, बेरोजगार बढ़ गए, तो राज्य पुलिस 2 लाख पुलिस भर्ती कर ले या फिर 1000 एसडीएम की पोस्ट निकाल दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। जिनकी आवश्यकता ही नहीं, क्यों ऐसा करेगा? इसलिए राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो कुछ ऐसे प्रयास करे जिससे लोगों को जीविका के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। तो उसके लिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, देखो यहाँ पर राज्य की बात हो रही, तो राज्य में दोनों आ गए, ठीक है। तो राज्य परिभाषा में आपको पहले समझा चुका हूं, तो राज्य इसके अंतर्गत प्रयास कर रहा है। जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य करता है ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। भौतिक संसाधनों का समान वितरण, ठीक है। भौतिक संसाधनों का समान वितरण मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि किसी को कुछ ज्यादा मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब कोई भी संसाधन है, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से ही प्राप्त है, ठीक है। तीसरा देखो क्या है इसमें, जो प्रमुख है इसका है घ। ग रहने दीजिए, तीसरा मैंने कि ग रहने दीजिए, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। घ ज्यादा देखो, इसमें एक महत्वपूर्ण है 39 का 1, ठीक है। मतलब 39 का ये 1 2 ये 3 इस तरह से लिख लो, क्योंकि 39 का क अभी आगे आएगा, इसको 3 लिख लो, 39 का 4 लिख लो, ठीक है। 39 का 4 महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कई बार पूछा गया, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि प्रत्येक को, भले ही वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब आप लोग देखते होंगे, कोई भी लड़की या फिर लड़का कहीं किसी विभाग में भर्ती होता है तो वहां पर सैलरी का कोई भेदभाव होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों समान ग्रेड पे जाते हैं, दोनों का बेसिक समान होता है, दोनों को डीए समान मिलता है, मतलब या फिर अन्य जो भी भत्ते इत्यादि मिलते हैं वो सब चीजें दोनों को समान मिलती है, ठीक। यही इसमें प्रयास है, राज्य समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन देगा और स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें एक छठा है, बालकों के स्वास्थ्य का विकास करेगा, ठीक है। बालकों के स्वास्थ्य का विकास करेगा। कौन करेगा? राज्य, ठीक है। बालकों के स्वास्थ्य का विकास करेगा। अब कौन कौन ऐसे बच्चे जिन्होंने दलिए के बिस्किट खा रखे बचपन में, वो सब चीजें कहां पर है? वो राज्य यही प्रयास कर रहा है ना, इसी के अनुसार। या फिर टीकाकरण होता है निःशुल्क, पोलियो ड्रॉप सबको पिलाई जाती थी पहले निःशुल्क, ठीक है। तो वो सब चीजें किसके अंतर्गत होती हैं? राज्य बालकों के स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य का। यहाँ पर बालकों के बजाय बच्चों होना चाहिए। छोटे बच्चों में तो लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे, बालकों में केवल लड़के आएंगे ना, बच्चों। जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का
विकास का, उनके स्वास्थ्य विकास का प्रयास करेगा और करता है ना राज्य। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे पोलियो अभियान पहले था, ठीक है, और अन्य टीकाकरण, इंद्रधनुष था, टीकाकरण अभियान था। ये सारी चीजें राज्य ने क्यों किया? इसलिए तो किया ना, छोटे बच्चे उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए। अब जब बच्चे का ही विकास नहीं होगा तो भारत का भविष्य क्या होगा? तो ये सारी चीजें इसमें देखो तीन महत्वपूर्ण है जो आपने ध्यान रखनी 39 में, एक, एक, 4 और 6, ठीक है। 3, 2, 3, 5 उतने महत्वपूर्ण नहीं है। और एक आता है अनुच्छेद 39 का क, 39 का क यानी कि 39 का ए, यह है निशुल्क न्याय, निशुल्क विधिक न्याय, ठीक है, निशुल्क न्याय या फिर निशुल्क विधिक न्याय। 39 का क, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, यदि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई केस होता है या फिर कोई व्यक्ति अपना वकील रखने में सक्षम नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, तो राज्य उसको निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा। अधिवक्ता वकील को बोलते हैं, ठीक है, अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा और फ्री में उसका केस लड़ेगा। माना कोई व्यक्ति किसी चीज से पीड़ित है, कुछ भी, कोई भी केस वो करना चाहता है, तो उसको निशुल्क न्याय की व्यवस्था अनुच्छेद 39 क करता है। इसके अंतर्गत, ठीक है, जो सबसे पहले आप देखेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय, फिर जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, ये सबसे छोटे स्तर पर है। और साथ ही इनका क्या है, एक तो निशुल्क विधिक न्याय है, ठीक है, निशुल्क विधिक न्याय है, साथ ही लोगों को कानूनी जो चीजें इनके बारे में अवगत कराना। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे जहां रहते होंगे वहां पर आसपास में कभी कभी जो विधिक सेवा प्राधिकरण उसके कैंप इत्यादि आयोजित होते होंगे, आपको छोटी छोटी किताबें मिलती होंगी, ठीक है, जिसमें कानूनी चीजें होती हैं या फिर अपराधों से बचने के लिए क्या करना है, इस तरह की चीजें होती है ना। तो वो सब चीजें किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 39 के क में। एक तो निशुल्क न्याय, निशुल्क विधिक न्याय है, साथ ही जो विधिक सेवा प्राधिकरण है इसकी स्थापना भी किस में की गई है? अनुच्छेद 39 क में ही की गई है। हालांकि उसका अलग से एक्ट है, विधिक सेवा अधिनियम 1987 का एक्ट है, उसके तहत उसकी स्थापना हुई है, लेकिन इस रूप में हुई है, देखो, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इनके माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 क में प्रदान की जाती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ये जो प्रावधान है, ये जो अनुच्छेद जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1972, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1972 में इसको जोड़ा गया था। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, कौन सा बोलता है? अनुच्छेद 40, यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, A40, ग्राम पंचायतों का गठन। अब यहां पर राज्य को निर्देश दिया गया है। देखो आप लोग कहेंगे कि सर ग्राम पंचायतें जो या फिर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कहां पर है? अनुच्छेद 243 में है, भाग 9 में है। तो यहां पर ये प्रावधान किया गया है, ये राज्य को निर्देश दिया गया है कि तुम ऐसा करो, और जो 243 राज्य ने वो किया है। इस अनुच्छेद के जो निर्देश हैं उसका पालन करते हुए राज्य ने 243 में उसको स्थापित किया है। यहाँ पर बार बार देखो राज्य शब्द आ रहा है, तो राज्य शब्द से आप ये मत समझना कि केवल एक राज्य की बात हो रही है। राज्य मतलब सरकार या फिर सरकार है उसका हिस्सा, भले ही वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसके अधीन वित्त पोषित संस्थाएं हो, उसके अधीन वित्त पोषित कोई भी चीज हो, ये सारी चीजें राज्य में आ रही हैं, ठीक है, भले ही वो केंद्र हो, राज्य हो, कुछ भी। ऐसा नहीं समझना कि आप केवल राज्य की चर्चा हो रही है। केंद्र, राज्य या फिर राज्य के अंतर्गत जो भी चीजें आती है, सरकार पोषित जो भी चीजें होती है, सब चीजों की यहाँ पर चर्चा हो रही है, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा, सरकार क्या करेगी? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगी, ठीक है, अनुच्छेद 40 में बोला गया है। अब देखो अनुच्छेद 41 क्या बोलता है? आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अब ये कैसी दशाएं हैं? ठीक है, कुछ दशाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग को पेंशन है, ठीक है,
कुछ ऐसी परिस्थिति है ना, वहां पर सरकारी सहायता प्राप्त करना, ये क्या अनुच्छेद 41 है। शॉर्टकट में समझो, देखो जो आप संविधान की भाषा है ना उसमें मत जाओ, संविधान की भाषा यदि पढ़ोगे कभी याद नहीं होगा। अब अब क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को यदि विधवा पेंशन की व्यवस्था करती है तो यह किस अनुच्छेद के अनुपालन में करती है, तो किस अनुच्छेद के अनुपालन में करेगी, अनुच्छेद 41। ये आपको समझ में आना चाहिए ना। अब प्रश्न ऐसे बनेगा तो कई सारे घूम जाएंगे, क्योंकि इतने सब तत्व तो पढ़ रखे हैं, रट्टा मार रखे हैं। वहां पर क्या हो जाएगा, कुछ दशाओं में राज्य की तरफ से सहायता पाने का अधिकार, इस तरह से है वहां पर, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता बहुत आसान है, सरकार किसी व्यक्ति को विधवा पेंशन दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, या फिर इस तरह के कोई, हमने क्या बोला था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना क्या है, इनका उद्देश्य है। तो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए राज्य ऐसी चीजें कर सकती है। किसी को छात्रवृत्ति मिल रही है, ठीक है, ये सब चीजें किस में आती हैं, अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 क्या है, काम की दशा प्लस प्रसूति काम की दशा प्लस प्रसूति सहायता, ठीक है। काम की मनोचित दशा, काम की मनोचित दशा प्लस प्रसूति सहायता। देखो काम की मनोचित दशा से यहां पर क्या आशय है, मनोचित मतलब मन को उचित, यानी कि मन के लिए उचित, ठीक है। मन के लिए उचित ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई, किसी को ऐसा लगे कि वो दास बनकर काम कर रहा है ना। उसको एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। कहीं पर भी किसी भी सरकारी विभाग में वो काम करे या प्राइवेट कंपनी में, जहां पर भी वो काम करेगा उसको एक अच्छी वहां पर स्थिति उपलब्ध कराई जाएगी, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सरकारें इसमें लगातार प्रयास करती हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट कोई, जैसे कार्यस्थल है वहां पर कोई भेदभाव न हो, वहां पर उनके साथ कोई अपराध न हो, ठीक है। ये सब क्या है, मनोचित दशा। और दूसरा क्या है, प्रसूति सहायता। मानो कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए जो मातृत्व अवकाश है 6 महीने का, वो प्रावधान किया गया है, ठीक है। साथ ही यदि जैसे महिलाएं हैं उनको चाइल्ड केयर लीव मिलती है, पूरे 700, शायद 700 दिन के लगभग मिलती है। तो ये सब चीजें किसमें है, अनुच्छेद 42 में है ना। ये अपने प्रत्यक्ष को देखो, जो वर्तमान में चल रहा है उसको समझते हुए चलोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। रट्टा नहीं मारना है, चीजें समझते हुए चलो। जो अनुच्छेद दे रखे हैं, राज्य क्यों आपके लिए कर रहा है, क्योंकि राज्य को संविधान ने बोला है ऐसा करने के लिए, इसलिए तो राज्य कर रहा है ना। मनोचित दशा आप समझ गए, प्रसूति सहायता आप समझ गए, ठीक है। तो बाल्य देखभाल अवकाश जिसे बोलते हैं, चाइल्ड केयर लीव। इसके अलावा मातृत्व अवकाश जो मिलता है 6 महीने का, यदि कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको 6 महीने का मातृत्व अवकाश भी मिलता है प्रसव के दौरान, ठीक है। तो ये सब चीजें किस में है, अनुच्छेद 42 में है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी तो बनेगा कि यदि मानो कोई महिला गर्भवती है, प्रसव के दौरान उसे मातृत्व अवकाश मिलता है, वो किस अनुच्छेद के तहत है, ठीक है, कहां पर है, 42। हालांकि उसके नियम अलग होंगे, उसकी नियमावली अलग होगी, उसका अधिनियम अलग होगा, लेकिन निर्देश कहां पर दिया गया, अनुच्छेद 42 में। चीजें वहां है लेकिन जुड़ी कहां से हैं, अनुच्छेद 42 से। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है, निर्वाह योग्य मजदूरी। मतलब राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतनी सैलरी मिले कि अपनी जीविका कर सके। इसके लिए कई सारे, देखो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि सरकार लाई भी है। राज्य सरकार ने, मतलब केंद्र ने प्रयास भी किए हैं। वर्तमान में जो न्यूनतम मजदूरी है 15,000 रुपए, ठीक है। 2020 में जनवरी में अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपए रखी गई है। हालांकि कई जगह आपने देखा होगा इससे कम भी सैलरी मिलती है, लेकिन देखो राज्य प्रयास, लेकिन जो राज्य पोषित संस्थान है, या फिर या तो सरकार द्वारा पोषित, या तो सरकारी संस्थान है, सरकार द्वारा पोषित संस्थान, या फिर किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको न्यूनतम मजदूरी 15,000 ही मिलेगी, ठीक है। न्यूनतम जो सैलरी 15,000 ही होगी। हालांकि प्राइवेट संस्थान, जो निजी संस्थान है, वहां पर 15,000 से कम हो सकते हैं, और होती भी है, कहीं 10,000 होगी, कहीं 8,000 होगी, कहीं 12,000 होगी, लेकिन जो राज्य से किसी न किसी रूप में संबंधित है वहां पर 15,000 ही सैलरी होगी, ठीक है। तो निर्वाह योग्य मजदूरी राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम उसका गुजारा हो जाए, इतनी सैलरी तो कम से कम देगा, ठीक है। और अनुच्छेद 43 का क क्या है, अनुच्छेद 43 को क्या बोलता है, उद्योगों में
कामगारों की भागीदारी उद्योगों में कामगारों की भागीदारी। अब ये क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है आप लोगों की दृष्टि में? क्या है? यदि मशीन है या फिर श्रम बल है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? श्रम बल है ना। यदि व्यक्ति ही नहीं होगा तो मशीन को कौन चलाएगा? व्यक्ति ही नहीं होगा तो मशीन में आइटम कौन डालेगा, कौन निकालेगा, उसको कौन पैक करेगा, कौन भेजेगा? तो सबसे ज्यादा उद्योगों के लिए जरूरी जो होता है वो होता है श्रम बल, यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता, है ना। तो उद्योगों में राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि उद्योगों में किसकी भागीदारी बढ़े, लोगों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए प्रयास करेगा, तो इसके लिए योजनाएं लाएगा, ठीक है। अब तो इसके अतिरिक्त भी देखो स्टार्टअप इत्यादि जो स्वयं से लोग शुरू करें राज्य, उसके लिए भी प्रोत्साहन कर रही है। साथ ही 43 ख में आता अनुच्छेद 43 ख, राज्य क्या करेगा? सहकारिता को बढ़ावा देगा, सहकारिता को बढ़ावा, ठीक है। छोटे छोटे जो संस्थान टाइप के गठित होते हैं, सहकारिता को बढ़ावा देगा। ये कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा है? 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारिता इसमें जोड़ी गई है अनुच्छेद 43 ख में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा 43 क में एक चीज और लिख लीजिएगा यहां पर आप लोग, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये एक बार पूछा गया है 43 क में, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन वाला ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। 43 क में क्या? उद्योगों में कामगारों की भागीदारी बढ़ाएगा, साथ ही कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, ठीक है, इनको प्रोत्साहन राज्य देगा, सरकार इनको प्रोत्साहन देगी, ताकि लोग स्थानीय स्तर पर भी, अभी तो देखो लोकल फॉर वोकल आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं होगी। 43 को आपको समझ में आ गया, उद्योगों में कामगारों की भागीदारी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। और 43 ख आपको समझ में आ गया, सहकारिता को राज्य बढ़ावा देगा, जो कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा लगा, इसमें रखा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो अभी देखो राज्य में समान नागरिक संहिता का लागू करने के लिए प्रयास चल भी रहा है, ठीक है। रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, हालांकि रिपोर्ट अभी तक उसने सौंपी नहीं है। 2022 में वो कमेटी गठित हो गई थी, मार्च 2022 में, तब से लेकर अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन इसके लिए कमेटी यहाँ पर गठित हुई है। यानी कि राज्य देखो, अब जो हमारा अभी यहाँ पर प्रॉपर हमारे राज्य की बात हो रही है, तो राज्य ने प्रयास किया है ना समान नागरिक संहिता के लिए। तो इसी तरह से सरकार को यह आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि आप समान नागरिक संहिता का प्रावधान कर सकते हैं। अब कई सारे बच्चों को समान नागरिक संहिता शब्द बहुत भारी भरकम लगता है, बहुत भारी लगता है कि बहुत बड़ा शब्द यहाँ पर हो गया है। इसको आप सीधे शब्दों में समझेंगे तो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार, इन तीनों के लिए प्रत्येक जितने भी व्यक्ति हैं, ये तीनों नियम उन पर समान रूप से लागू होते हैं, लागू होंगे इसके पश्चात, ठीक है। यदि विवाह है तो ऐसा नहीं है कि हिंदू विवाह अधिनियम अलग है, मुस्लिम विधि अलग है, ठीक है। तो हर किसी के विवाह के नियम एक समान होंगे, तलाक के नियम एक जैसे होंगे, और उत्तराधिकार यानी कि जो उत्तराधिकार जैसे गोद लेना इत्यादि है, फिर उत्तराधिकार जो प्रमाण पत्र इत्यादि जारी होते हैं, ठीक है, उसके संबंध में ये तीनों नियम क्या होंगे? एक समान सब व्यक्तियों पर लागू हो जाएंगे। इतना आपने समझना है, ठीक है, शॉर्टकट में। बाकी देखो समान नागरिक संहिता बहुत बड़ा टॉपिक है, निबंध यदि आपने इसमें लिखना है तो जो मेन सवाल हैं, हो सकता है मैं आपको इसमें निबंध करा दूं बाद में कभी, है ना। यदि समय लगेगा तो मैं आपको करा दूंगा। ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार, इन तीनों का नियम एक जैसा होगा, ये आपने
ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या बोलता है देखो, अनुच्छेद 45, राज्य प्रयास करेगा, क्या प्रयास करेगा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का प्रयास करेगा, प्लस जो 6 वर्ष से अधिक है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। तो ये राज्य प्रयास करता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रयास राज्य करेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ये कब जोड़ा गया देखो, ये वहीं जोड़ा गया, कहां पर, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, वहां पर ये जोड़ा गया था। देखो अब प्रश्न आपसे, हालांकि अभी ये मैंने तीसरा आपको नहीं पढ़ाया, अनुच्छेद 51 क नहीं पढ़ाया, जहां पर मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन ऐसे भी तो बनेगा ना कि कभी ऐसे बन सकता है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से शिक्षा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उससे कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ है। अनुच्छेद 21 में हुआ था, 21 क बना था। अनुच्छेद 45 में हुआ, देखो पहले क्या था, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का प्रयास करेगा, स्वास्थ्य की देखभाल का प्रयास करेगा। लेकिन फिर इसमें बाद में जोड़ दिया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन उसको निर्देश है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ दिया, और साथ ही 51 क में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, है ना। तो 3 जगह संशोधन उससे हुआ था। तो इसी के तहत देखो, आप लोग जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़े, स्वयं मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, तो सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा 8वीं तक का, हो सकता है आप तो शायद बढ़ गया 10वीं तक का मिलते हैं किताबें, पहले 8वीं तक का किताबें मिलती थी स्कूल की तरफ से, साल भर पढ़ो उसके बाद किताबें जमा कर दो, ठीक है। नई नई किताबें मिलती थी एकदम, घर ले जाके जिल्द लगाने का शौक, है ना। तो वो सब किसके तहत प्रावधान हो रहा है, अनुच्छेद 45 के तहत। ये राज्य प्रयास कर रहा है ना। अधिकार कहाँ था, 21 में, 21 का अधिकार था हमारा कि हम 6 से 14 वर्ष के यदि हैं तो हम शिक्षा लें। राज्य कहां पर प्रयास कर रहा है, 45 में। और राज्य प्रयास कर रहा है, निःशुल्क ड्रेस उपलब्ध करा रहा है, बैग उपलब्ध करा रहा है, निःशुल्क किताबें उपलब्ध करा रहा है। 2 रुपये फीस लेता था ना, 2 रुपये फीस होती थी ना 8वीं तक का, मतलब जब हम पढ़ते तब 2 रुपये फीस थी 8वीं तक का। तो ये सब चीजें राज्य देखो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 45 के तहत। किस चीज के तहत कर रहा है, अनुच्छेद 45 के तहत ही वो कर रहा है ऐसा प्रयास, ठीक है। तो वहां पर आप लोग समझ गए इसको। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है देखो, अनुच्छेद 46 जो कुछ विशेष वर्ग है, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। राज्य एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 46 में दिया गया, ठीक है। तो ये किया जाता है, देखो लगातार इनके लिए योजनाएं अलग से आती रहती है ना। तो वो सब किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है। अब इतनी चीजों को देखकर आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं वाकई में जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए है। इसमें प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखा गया है। अभी हमने 4-5 पढ़े नहीं, क्योंकि इसका एक स्क्रीनशॉट लोगे, मैं मिटा दूंगा तो फिर आगे इन चीजों को हम नहीं देख पाएंगे ना। यहां तक का आप देखोगे, देखो यहाँ पर आपने देखा कि राज्य को ये सब चीजें करनी है, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है ना। और जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, हमने समझा कि किस तरह से करा रहा है, ठीक है। ये तो छोड़ो, बाकी देखो समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष हर किसी को समान वेतन मिलेगा, है ना। बच्चों के स्वास्थ्य का विकास करेगा, ये हमने देखा यहाँ पर 6 में, ठीक है। साथ ही देखो निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब यदि किसी को कानूनी सहायता चाहिए, क्योंकि कानून मतलब कहते हैं ना कि भारत में न्याय बहुत महंगा है ना। क्योंकि जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो काफी, जो बड़े बड़े अधिवक्ता, बड़े लॉयर होते हैं, वो काफी महंगे होते हैं, ठीक है। तो छोटे स्तर पर भी यदि आप देखते हैं, जिला स्तर पर भी वकीलों की फीस 1-1 हजार, 2-2 हजार रुपया होती है। जिला स्तर पर भी बड़े वकील, यदि आप हाईकोर्ट में जाते हैं, कम से कम 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख
केवल आधे घंटे बात करने की फीस भी होती है ना। तो हर कोई व्यक्ति इतना एफर्ट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति है वो न्याय से वंचित रह रहा है। तो उसके लिए उसने क्या किया, अनुच्छेद 39 कॉल आया, संशोधन किया 42वां, और इसके तहत 39 कॉल आया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय उपलब्ध हो सके, है ना। तो इसके लिए क्या लाया गया, ये भी क्या, देखो लोक कल्याणकारी कदम है, लग रहा है ना। देखो ग्राम पंचायतों का गठन पंचायती स्तर पर। अब माना एक विधायक है, विधायक लोगों की कभी सुन सकता है नहीं, क्योंकि इतने एरिया में जा ही नहीं सकता है, वो इतना बड़ा एरिया है। हमारा भीमताल विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, विधायक बैठता है भीमताल में, ठीक है, और वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर घर पड़ता है। तो क्या विधायक रोजाना जाएगा? नहीं। तो इस स्तर पर, छोटे स्तर पर कौन सुनेगा इनको? ग्राम पंचायत, है ना। तो इसलिए राज्य को इसमें एक्चुअली विवाद भी हुआ था, है ना, इसमें विवाद भी हुआ था। गांधी जी इसको तभी प्रत्यक्ष करना चाहते थे, जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर चर्चा नहीं करते। तो इसलिए इसको गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, अन्य भी है गांधीवादी सिद्धांत के, यहाँ पर हम देखेंगे। अभी इसको यहाँ पर चर्चा नहीं करते हैं, अनुच्छेद जब आएगा 243 वहां पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हमने देखा, देखो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता राज्य प्रयास करता है, ठीक है, ये भी क्या है, लोक कल्याण का राज्य। यहाँ पर आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, या फिर महिलाओं को ऐसी, ठीक है, पेंशन इत्यादि जो भी है यहाँ पर हम देखते हैं। 42 में देखो काम की दशा मैंने आपको समझाई, प्रसूति सहायता मैंने आपको समझाई, राज्य इसके लिए प्रयास करता है। निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मतलब छोटी से बड़ी हर चीज इसमें क्या है, समाहित है। देखो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर है। SC ST OBC जो उस समय पिछड़े हुए थे, ठीक है, जो समाज के पिछड़े वर्ग थे, इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य, इनको आगे लाने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए, ठीक है, समाज में इनको उच्च स्थान दिलाने के लिए प्रयास करता है राज्य, ठीक है। बच्चों के स्वास्थ्य का प्रयास करता है, यहाँ पर टीकाकरण इत्यादि आप देखते हैं। समान नागरिक संहिता का प्रयास अभी उत्तराखंड में जैसे हो रहा है। ये सब लग रहा है ना आपको कि ये कहीं ना कहीं क्या है, एक लोक कल्याण का राज्य के लिए आवश्यक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम देखते हैं अन्य जो अनुच्छेद रह गए, अनुच्छेद 47 से लेकर 51 तक का। देखो अनुच्छेद 47 क्या बोलता है, पोषाहार प्लस लोक स्वास्थ्य में सुधार, प्लस नशीली दवा प्लस मद्यपान पर रोक, ठीक है। एक बार यूकेपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया था, मद्यपान निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 47 में। राज्य क्या करेगा, देखो पोषाहार की व्यवस्था करेगा, मिड डे मील योजना, ठीक है, स्कूलों में लागू है। तो मिड डे मील योजना, या फिर पोषाहार के तहत आप देख सकते हैं कि राशन इत्यादि का जो वितरण होता है, गेहूं चावल इत्यादि मिलता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। पोषाहार की व्यवस्था करेगा, लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, है ना, लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। इसके लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर इत्यादि लगाए जाते हैं, ताकि लोग वहां पर अपनी जांच करा सके, ठीक है, शारीरिक जांच करा सके, उन्हें पता चल सके। देखो पोषाहार की व्यवस्था करेगा, लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, है ना। तो राज्य इसमें प्रयास करता है। प्रत्येक केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की हैं जहां पर लोक स्वास्थ्य में सुधार का वो प्रयास करते हैं, है ना। जैसे माना अभी आपने देखा होगा कोरोना का टीका, तो कोरोना का टीका सरकार ने फ्री में लगाया। क्यों लगाया भाई? क्योंकि अनुच्छेद 47 में उसको ये निर्देश दिया गया कि वो ऐसा कर सकता है। हालांकि वो चार्ज ले सकता था, है ना, हालांकि वो उसके पैसे ले सकता, लेकिन उसने फ्री में लगवाया, ठीक है, फ्री में हर किसी को कोरोना का टीका लगवाया। तो अनुच्छेद 47 में, है ना, हर किसी ने, कई सारे, आपने भी सभी ने लगाया होगा, लगभग 2-2 टीके तो सबने लगाए होंगे, भले बूस्टर डोज छोड़ दी होगी। तो लोक स्वास्थ्य में सुधार का कौन करता है प्रयास? सरकार को निर्देश दिया गया कि उसका प्रयास करेगी, तो इसके तहत तो प्रयास करती है। साथ ही देखो नशीली दवाएं जो होती हैं, नशीली दवाओं पर रोक और मद्यपान पर रोक। आप कई सारे राज्य में जाएंगे, स्पेशली आप बिहार में देखिए, शराब बंद है वहां पर, बिहार में आपको शराब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये भी किसके तहत है? अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को पावर दी गई है कि वो ऐसा करे। इसी के पश्चात तो किया गया ना ऐसा, राज्य को इस पावर दिया कि वो मद्यपान निषेध करे, तो उसने वहां पर रोक लगा दी। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? अनुच्छेद 48, ठीक है, हम प्रत्येक अनुच्छेद देखो अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि,
कृषि प्लस पशुपालन में वृद्धि। प्लस दुधारू पशुओं का विकास। ठीक है, कृषि में वृद्धि के प्रयास करेगा राज्य, लगातार करता है, कई सारी योजनाएं लेके आता है, कई सारी, ठीक है, किसानों के लिए कई सारी चीजें लाकर, मतलब जो आप योजनाएं देखते हैं इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं वहां पर कई सारी सरकार की योजनाएं पढ़ते हैं, तो कृषि में पशुपालन में सुधार के लिए प्रयास करता है। ठीक है, दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए प्रयास राज्य करता है, सरकार करती है। तो ये आपने देखा होगा, इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया 48 का, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, इसमें एक 48 को भी जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण का प्रयास करेगा, संवर्धन का प्रयास करेगा और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, तो किस में जोड़ा गया? अनुच्छेद 48 का 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण कौमा वन भी होगा। ठीक है, पर्यावरण कौमा वन संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य करेगा। देखो, आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 50 है और आर्टिकल 51 है। ठीक है, अब ये आसान है, इतना आपको इनमें ज्यादा टफ आपको नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। ठीक है, जो राष्ट्रीय पहचान के उनकी रक्षा करेगा। देखो, अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, और अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, जो राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं, राष्ट्रीय मतलब जिनसे राष्ट्र की कुछ पहचान है, उनकी रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा नहीं कि उनको ध्वस्त कर दे। ठीक है, तो ये तो उतना समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? देखो, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, और अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो ये प्रयास राज्य करेगा। ये हो गए देखो आपके सारे डीपीएसपी 51 अनुच्छेद तक का। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने सारे लिखा दिए। कुछ केस लॉ है इससे रिलेटेड, कुछ कथन है केटी शाह का, ठीक है, और भी अन्य जो कथन है वो सब चीजें मैं आपको एक साथ बाद में मैंने आपको बताया, एक क्लास में आपको मैं सारे लिखाऊंगा, जिसमें आपको सारे कथन, सारे केस लॉ जो भी रिलेटेड वाद हैं, ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला है या फिर केशवानंद भारती वाद है, गोलकनाथ मामला है या फिर चंपाकम दोयराजन मामला है जो सबसे पहला है 1951 का, वो सब मामले में एक क्लास में आपको लिखा दूंगा ताकि आपको इनके संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। ठीक है, बाकी सारे अनुच्छेद जो है मैंने आपको एक एक करके समझा दिए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें आपने एक चीज इसमें बांट दीजिएगा, इसको जो निधि निषेक तत्व आपको 3 रूप में मिलेंगे। ठीक है, कुछ इसमें देखो समाजवादी सिद्धांत के हैं, समाजवादी सिद्धांत है। दूसरे गांधीवादी सिद्धांत के हैं, कुछ गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरे उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, आपने कुछ अनुच्छेद देखो याद रखने, जैसे अनुच्छेद 38 है, 39 है, अनुच्छेद 38 है लोक कल्याणकारी राज्य, 39 है, 39 का क है। ठीक है, 39 का क है, ये सब क्या है? समाजवादी सिद्धांत के हैं। अनुच्छेद 41 है, 42 है। ठीक है, 41, 42, 41, 41 का क, और साथ ही अनुच्छेद 47। ठीक है, अनुच्छेद 47, ये सब किस में आते हैं? समाजवादी सिद्धांत में। 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था, 39
कुछ परिस्थितियां थी, ठीक है, हमने देखा था जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन इत्यादि। अनुच्छेद 39 का को समान न्याय मतलब निशुल्क न्याय। अनुच्छेद 41 कुछ ऐसी दशाएं जहां पर राज्य सरकार सहायता करेगी। 42 में क्या था, काम की मनोचित दशा, प्रसूति सहायता इत्यादि। अनुच्छेद 43 क्या था, निर्वाह मजदूरी, ठीक है। 43 क्या था, एक तो जो कर्म कार्य है उनकी भागीदारी उद्योगों में बढ़ाना, साथ ही कुटीर उद्योगों की स्थापना। और 47 क्या था, पोषाहार और मद्यपान निषेध। लग रहा है ना, मतलब समाज के लिए जो कार्य हो रहे हैं समाजवादी। दूसरा देखो गांधीवादी सिद्धांत, इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 40 आ जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 43 आ जाएगा, 43 का इसमें क आ जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 43 और 43 का क इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो 43 का ख, अनुच्छेद 43 43 का ख, 46 47 और 48, ठीक है। 46 47 और 48। 47 पोषाहार हो गया और 48 क्या था, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। 46 क्या था, अन्य जो वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान। ये सब किस में आते हैं, गांधीवादी सिद्धांत में। तो कुछ चीजें देखो कॉमन भी लगेंगे आपको, जैसे यहाँ पे 43 को ये दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ अनुच्छेद 47 है, यहाँ भी अनुच्छेद 47 है, ये चीजें कॉमन है, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा देखो, तीसरा आ जाएगा आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें अन्य जो शेष है किसमें आ जाएंगे, उदार बौद्धिक सिद्धांत में। जैसे अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 49, 50 और 51, ठीक है। इतने देखो, 48 के साथ साथ 48 को यहाँ पर आ जाएगा, 48 को तो यहाँ पर भी कॉमन है, एक 48 ये कॉमन है, 48 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो ये जो कॉमन है आपने ध्यान रखना है। तो समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38 39 39 को 41 42 43 43 को और 47, ठीक है, समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है, गांधीवादी सिद्धांत से और उदार बौद्धिक सिद्धांत से। अब हमने आगे पढ़ा है उसी चीज में आपने इनको रिलेट करके देख लेना, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर आपने इनको एक बार इसके साथ रिवीजन करना है। समाजवादी सिद्धांत में कौन आई, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत में कौन आई। समाजवादी मतलब क्या हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर चीजें, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर चीजें, ठीक है। गांधीवादी जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर जो सिद्धांत यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। उदार बौद्धिक सिद्धांत मतलब अन्य चीजें जो समाहित की गई हैं इसमें, ठीक है। अन्य चीजें समाहित की गई हैं वो क्या क्या है, देखो समान नागरिक संहिता है, या फिर बच्चों का स्वास्थ्य है, उसके अलावा बच्चों की शिक्षा है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन है, स्मारकों की रक्षा है, ठीक है। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, अंतरराष्ट्रीय शांति, ये सब चीजें क्या अनुच्छेद उदार बौद्धिक सिद्धांत में अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, देखो आज का आपने इसको रिवीजन करना है, ये सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं, पुराने अनुच्छेद जितने भी, देखो हम 51 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, सारे आपको याद होने चाहिए। अब बार बार मैं आपको बताऊंगा नहीं, टेस्ट आपका 31 तारीख को करूंगा, जब भी करूंगा आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। वहां पर अब आपको पूरे 40 नंबर का ही जीएस मिलेगा, क्योंकि जीएस हम पढ़ भी रहे हैं पुराने तब तक का, अभी और कई सारा हमारा पॉलिटी लगभग तब तक खत्म कर देंगे हम, ठीक है। लगातार क्लासेस आएंगे, अब संडे हो या मंडे रोजाना क्लासेस आएंगे, क्योंकि बीच में आपकी बहुत सारी क्लासेस डिस्टर्ब हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो होमवर्क में आपका देखो आपने इनको इस तरह से देखना है, सारे अनुच्छेद याद करने हैं। जो चीज समझ में नहीं आई है कमेंट करिए, अगली क्लास में उसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, आप लोगों को मैं उसको समझा दूंगा। और साथ ही इसके अलावा जो आपका होमवर्क है, आज आपने 51 क देखना है, 51 क, ठीक है। अब देखो मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 10 मूल संविधान में थे, 11वां बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। इसके लिए जो समिति गठित की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो 4-5 फैक्ट तो है ना, वो आपने ध्यान रखनी है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। खाली इसके लिए मैं आपको पूरे 11 कर्तव्य लिखा हूँ, उचित नहीं है ना, आप लोग उसको कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक आध जो फैक्ट उसमें आएंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे, बस इतना ही तो है ना मौलिक कर्तव्य। और जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारे कर्तव्य हैं, ये क्या है, हमारे कर्तव्य हैं, इसलिए भी आपको इनको पढ़ना आवश्यक है। तो आप लोग इनको स्वयं से, आपका ये होमवर्क है, आपने क्या करना है, मूल कर्तव्य करना है। मूल कर्तव्य भाग 4 का क, अनुच्छेद 51 का क, ये आपका आज का होमवर्क है जो आपने करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जो आपने करना है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और साथ ही इनको इस तरह से आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम देखेंगे राष्ट्रपति, कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में।
राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, इनकी जितनी भी शक्तियां, विधायी शक्तियां, जो भी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां इत्यादि सारी चीजें एक क्लास में पूरे राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ लेंगे कल। भले ही क्लास 1.5 घंटे की हो जाए, लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का हमारा टॉपिक कल ही खत्म होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों देखो, अब क्लासेस लगातार आएंगी। ठीक है, फिलहाल मार्च तक का मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तो आप लोग भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, देखते रहिए क्लासेस को। और अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर। ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि कई सारे बच्चों का जिनका फिजिकल निकल रहा है, मुझे लगता है उन्हें इन क्लासेस की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, यदि चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।